नमस्कार दोस्तों, शोभित एस डी शर्मा बहुत दिनों बाद आपके सामने FB लाइव पे। जय श्री राम मित्रों। काफ़ी समय से थोड़ा सा व्यस्तता के कारण रात को FB लाइव नहीं ले पा रहा था, बट आज थोड़ा सा समय मिला और समय मिला तो सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बात की जाए। बात वो भी दिल्ली की बात की जाए, अपनी दिल्ली जो हज़ारों बार लालच में फंसी, कई बार लूटी, बिगड़ी, संवरी, फिर लूटी और फिर देश की आज़ादी के बाद दोबारा से लुटना शुरू हो गई। देखते हैं कि भाई कब तक लुटती रहेगी ये दिल्ली और कैसे लुटती रहेगी और कब तक हम इसको ऐसे ही लुटवाते रहेंगे। पहले बोला जाता था भाई मुग़ल काल था, मुग़ल काल में मुग़लों ने आकर के लूट लिया, बड़े ताकतवर थे मुग़ल। ठीक है जी, आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद कौन से मुग़ल थे भाई? उसके बाद मुग़ल तो नहीं, यहाँ लालच ज़रूर है। वो लालच, जिस लालच ने जो है हमें आज इस चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे चारों तरफ चौराहे में किसी भी रास्ते पे जाएं, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। क्यों अंधेरा? इसलिए है कि हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण है। प्रदूषण होगा तो रास्ता कहाँ दिखाई देगा? जल नल टंकी टूटी और थल, कहीं भी जाइए आपको जाने की जगह ही नहीं मिलेगी। समस्या एक नहीं है, समस्या कई सारी हैं, जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली के अंदर लोगों की मानसिकता की है। लोगों की मानसिकता क्या कहती है भाई? लोगों की मानसिकता कहती है कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर हमारी क्लास में एक बच्चा, सरकारी स्कूल में एक क्लास में 70 बच्चा बैठा है, 80 बच्चा बैठा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन तो फ्री मिल रही है। एक हॉस्पिटल में एक बेड पे 4 मरीज लेटे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट तो फ्री हो रहा है। पानी की लाइन से, पीने वाले पानी की लाइन से देश की राजधानी में सीवर का पानी आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ्री मिल रहा है। तो मानसिकता कहती है कि सीवर का पानी रोड पे आ रहा है तो क्या हुआ? राम राम स्वामी भाई। कहता है मानसिकता कहती है कि भाई सीवर का पानी रोड पे आ रहा है तो क्या हुआ? पहले भी तो नाली से आता था, अब सीवर से आ जाता है, क्या फ़र्क पड़ रहा? तरक्की तो हो ही रही है ना। रोड नहीं बन रही, धूल उड़ रही है, कोई बात नहीं, क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट तो फ्री मिल ही रहा है ना। तो मानसिकता कहाँ है और क्या है? मानसिकता ये है कि दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है, आधा राज्य है, लेकिन उसका मालिक ऐसा है जो पूरे देश के अन्य राज्यों में ज़्यादा प्रसिद्ध है रादर देन दिल्ली। कि जहाँ स्कूल पिछले 2 साल, जब से कोरोना हुआ है तब से स्कूलों को अगर हम देखें तो सबसे कम अटेंडेंस वर्किंग डे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की है। ना केवल अटेंडेंस कम है, बल्कि वहाँ पर शिक्षक भी कम है। हम एक सरकारी आंकड़े को लेके तो चले तो एक शिक्षक के साथ 40 बच्चों का आंकड़ा हम मान के चलते हैं। एक शिक्षक के साथ 40 बच्चों का आंकड़ा, ठीक है जी। और दिल्ली के सरकारी स्कूल, मेरे साथ शिक्षक भी जुड़े हैं, और अगर वो देखेंगे तो आप इजीली, मैं अपने घर के सामने दाएं बाएं पूछता हूँ, सरकारी स्कूलों में मजबूरी में पेरेंट्स को डालना पड़ गया इन दिनों। अब उन्हें पता चल रहा है कि भाई कितने बच्चे हैं जी एक क्लास में? 65 बच्चा, 70 बच्चा, 75 बच्चा, 80 बच्चा, 90 बच्चा, इतने इतने बच्चे एक एक क्लास में। अब समस्या एक और है भाई, क्लास में बेंच तो पड़े हुए हैं जी। राम राम गुप्ता जी, कैसे हैं? अब समस्या एक और भी आ रही है जी, खाली ये नहीं कि बच्चे हैं। राम राम भाई जी, स्वामी भाई राम राम। तो समस्या एक ये भी आ रही है कि भाई क्लास में बैठने का इंतजाम तो रो पीट के 40-45 का है, 50 का कर लिया, वो बाकी बच्चा कहाँ जा रहा है? वो बेचारा बाकी बच्चा जमीन पे बैठ रहा है।
मैं ये आपको एक पहले एक एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो दिया था मैंने, उसमें आपको बाकायदा स्कूल के नाम के साथ में इसका डिटेल दिया था। और आज भी मेरी बात हो रही थी तो एक और स्कूल है, वहाँ भी यही हाल है, लेकिन बस क्योंकि कोरोना की वजह से अभी 50% अटेंडेंस चल रही है, तो इस चक्कर में वो क्लास फुल भरी हुई रहती है 50% अटेंडेंस में। अब दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत कई है। दिक्कत ये भी है कि शिक्षक, मैं बीच में एक लिस्ट पोस्ट की थी मैंने, उसमें दिखाया हुआ था कि भाई दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक को कहाँ लगाया ड्यूटी पे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है पेट्रोल पंप पे। क्या कर रहे हैं वहाँ? वो चेक कर रहे हैं पॉल्यूशन। और भाई पॉल्यूशन भी चेक टीचर करेगा, ठीक है, पॉल्यूशन चेक, कोरोना की गिनती भी वही करेगा, राशन भी टीचर बांटेगा। मुझे ये बता दो भाई वो पढ़ाएगा कब? कब पढ़ाएगा? अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई, न्यूज़पेपर में विज्ञापन तो आते ही हैं जी, न्यूज़ आई, सिसोदिया जी ने एक मीटिंग बुला रखी थी अपनी पर्सनल, उसमें कुछ एक 90 टीचरों ने आने से मना कर दिया, उन्होंने अटेंड नहीं किया, तो उनको शो कॉज नोटिस दे दिए। नमस्ते शिवम। शो कॉज नोटिस दे दिए उन टीचर्स को, उनकी पर्सनल मीटिंग में। शिक्षा मंत्री का उससे कोई काम नहीं था, शिक्षा मंत्रालय का कोई काम नहीं था, ना ही वो कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुद्दा ये है कि वो टीचर नहीं गए, उनकी हिम्मत कैसे हो गई मालिक की बात को नहीं माना, तो उनको क्या किया गया, उनको नोटिस दे दिया, शोकाज भाई आए क्यों नहीं आप लोग। अब बेचारा टीचर दिन में इनकी गिनती करे राशन की किटों की, कोरोना के इंजेक्शन भी ढूंढे, सर्वे भी कर ले, ठीक है, उसके बाद जा करके वो बेचारा शाम को इनकी हाजिरी भी बजाए। तो टीचर को तो इन्होंने समझ लिया गधा, हाँकते रहो। मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन करूँ क्या, दिल्ली का हाल ही यही है। मजबूरी है, कोई टीचर बोल नहीं सकता, क्योंकि एक भी मीडिया, सोशल मीडिया पे कहीं भी बयान आ गया तो उसको शो कॉज नोटिस आ जाएगा और वो कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी नौकरी चली जाएगी बेचारे की। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचरों की व्यथा ऐसी है, बेचारे ना उगाए बनते ना निकले बनते। आज पढ़ रहा था गिरीश भाई को राम राम, आज पढ़ रहा था भाई, सिसोदिया जी पहुंचे कहाँ? सिसोदिया जी पहुंचे पंजाब। मैं सरकारी स्कूलों की लाइन लगा दूंगा, इतने स्कूल खोल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भैया पिछले 6 सालों के अंदर दिल्ली में कितने स्कूल खोले, कितने नए स्कूल खोले और कितने बंद किए? आरटीआई की जानकारी के अनुसार 16 स्कूल बंद किए और दो। राम राम मनीष, कैसा भाई? जय श्री राम गिरीश भाई। डाटा बेटा अपने आप कलेक्ट करो, थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी करो, सारे आईटी वाले लोग हो तुम, डाटा मेरे से ही लोगे क्या सारे? तो अल्टीमेटली जो है वो बताते हैं कि भाई स्कूल खोले कितने नए? 2। स्कूल बंद किए कितने? 16। अब यही प्रचार जाकर के कर रहे हैं दादा राम राम, यही प्रचार जाके पूरे देश में कर रहे हैं। पूरे देश में एक ही प्रचार चल रहा है जी, दिल्ली में ये कर दिया, दिल्ली में वो कर दिया। एक और आपको एक बड़ा बढ़िया आपको एक वाकया बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है, इंटर्न रहा 6 महीने दीनदयाल हॉस्पिटल में। दीनदयाल हॉस्पिटल में 6 महीने इंटर्न रहा। मिला अभी 2-4 दिन पहले आया था, तो उससे बातचीत हुई। मैंने पूछा भाई सरकारी अस्पताल तो बहुत बढ़िया हो गए हैं, क्या बात है? जय श्री राम भाई जी, पाठक जी राम राम, अध्यक्ष जी। तो मैंने पूछा भाई बहुत बढ़िया हो गए हैं? कह रहा सर बढ़िया तो हो गए हैं, खैर नो डाउट। मैं कहा और क्या क्या हालात हैं? कह रहा सर हालात तो बहुत अच्छे हैं, बस कोई टेंशन नहीं है अब हमें। मैं क्यों भाई? कह रहा हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, वहाँ बाउंसर रखे हुए हैं, वो बाउंसर सारी टेंशन लेते रहते हैं। मतलब भाई? कह रहा भाई वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बना सकता, हम किसको क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बाउंसर आता मारता तोड़ देता कैमरा, झंझट खत्म। मैं ये क्या कहानी हुई भाई? क्या ये सच है सर? आप कभी जाके देख लेना, आप गए नहीं होगे तो। मैं कहा भाई गया तो मैं नहीं हूँ,
लेकिन हाँ, अभी एक बीच में वाकया सुनने में आया था कि एक हमारे जानकार हैं, उनके किसी रिलेटिव की एक इंजरी, राम राम दादा, तो इंजरी हुई थी, तो उनको एक सीटी स्कैन की जरूरत पड़ी। दीनदयाल हॉस्पिटल, मैं मानता हूं कि हमारी जो पूरी पश्चिमी दिल्ली है ना उसमें एकमात्र हॉस्पिटल है नजफगढ़ से लेकर के हरिनगर जा करके एक हॉस्पिटल है जिसमें कुछ लगता है कि कुछ इलाज किया जा सकता है। तो वहां पे सीटी स्कैन की सुविधा नहीं थी जी। लेकिन मेरे को पता चला, आंसर ये मिला, मुझे पता ये चला कि वह सीटी मशीन तो है, लेकिन हरेक किसी को उसका फायदा नहीं मिल पाता। जो बहुत खास होता है ना नेता का, उसका चुपचाप स्कैन हो जाता है, बाकी मरीजों के लिए बाहर जाना पड़ता है। आप सोचिए, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा भेदभाव कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके दम पे हो रहा है, और इसकी कोई खबर नहीं दे सकता। ये अंदर की इंफॉर्मेशन कोई अंदर का आदमी दे सकता, लेकिन अगर कोई वहां रेगुलर काम कर रहा है वो बेचारा नहीं दे पाएगा, मर जाएगा, उसकी नौकरी खा जाएगा ये आदमी और उस पर दो चार तरह के केस भी डाल देगा। उसके बाद एक और चीज सुनिए, रात के टाइम अगर हम वहां जाते हैं इमरजेंसी में, आपको दवाई की जरूरत पड़ रही है, तो दवाखाना बंद होता है। दवाखाना बंद होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो बाहर दुकानें खुली हुई हैं वहां से जाके आप प्राइवेट दवाई खरीदोगे, पानी दियो, तो वहां से जाके आपको दवाई खरीदनी। ये है सरकारी हॉस्पिटल का इलाज, ये है सरकारी तरीके से इलाज, ये है। थैंक यू मनदीप भाई। ये वो वाला, ये है दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल। स्कूल मैंने आपको पहले बताया, हॉस्पिटल मैं आपको अब बताया। तो ये दो आपको, विनोद भाई राधे राधे, ये आपको दो मैंने मुख्य बातें बताई, जो वो बातें हैं जो मैं आपको कहीं भी साबित कर सकता हूं। मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी जी, आप खुद जाइए सरकारी स्कूल में, बच्चों का हाल देखिए, पता चल जाएगा कितने बच्चे एक एक क्लास में हैं। आपके पड़ोस में बच्चे रहते होंगे, सिंपल एक सवाल पूछिए, बेटा तेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली के बच्चे गलियों में सब्जियां बेच रहे हैं। 10वीं 12वीं का बच्चा कोरियर के हॉकर का काम कर रहा है। क्या ये दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है? इसके बाद बात करता हूं जी मैं अगली, पॉल्यूशन। आज आपने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सुनी, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सीधा सीधा सवाल किया, क्या किया आपने पॉल्यूशन के लिए ऑन और ऑफ के अलावा, विज्ञापन के अलावा आपने क्या किया ऑन और ऑफ करने के अलावा? और उन्होंने एक बहुत तल्ख टिप्पणी करी, क्या हम एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें जो आपकी सरकार के ऊपर बैठ के काम कराए? अब देखिए, हमारा मीडिया को बोला जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के नाम से मीडिया को बोलते हैं हम। क्या इस पे कहीं भी ये इतनी तल्ख टिप्पणी मेरे ख्याल से पूरे देश में आजादी के बाद शायद ही मिली हो। राम राम नितेश, राम राम निखिल, शायद ही किसी सरकार को ऐसी टिप्पणी मिली होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, वो भी किस मुद्दे पे, पॉल्यूशन पे। अभी बस एक छोटी सी समस्या ये आ रही है, ये पॉल्यूशन, स्कूल बंद, व्हीकल कम हो गए, वर्क फ्रॉम होम, व्हीकल कम हो गए, फैक्ट्री बंद, दिल्ली में ना के बराबर है। पहले ही कहते हैं जी हम पे फैक्ट्री तो है ही नहीं। ये पॉल्यूशन आ कहां से रहा है? पॉल्यूशन आ कहां से रहा है? पॉल्यूशन का मुद्दा है क्या? क्यों हो रहा है ये पॉल्यूशन? अगर हो रहा है तो उसके लिए कर क्या रहा है? अब देखिए, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया विज्ञापन में लगता है, हर चौराहे पे 8 आदमी एक फट्टी लेके खड़े हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। क्या रोल है उनका? वो बेचारे और दमा के मरीज हो जाएंगे। उन चौराहों पे खड़े हैं जहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे ज़्यादा धूल होती है। छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, 23 24 25 साल के, उनकी मजबूरी है भैया 40 50 हज़ार रुपये दे के नौकरी लगी हुई है, करनी तो पड़ेगी, जहाँ
भेजा जाएगा, वहाँ इन्हें नौकरी करनी पड़ेगी। तो इन पे कोई ऑप्शन तो है नहीं उन बच्चों के ऊपर, तो वो बच्चे बेचारे जाएंगे ही। तो बेचारे सारे दिन धूल खाते हैं वहाँ ऑन ऑफ में। अब आप सोचिए कि पॉल्यूशन की अति ये है कि भैया खुद चीफ मिनिस्टर साहब डेली सुबह सुबह डालते हैं AQI इतना हो गया, AQI उतना हो गया, ये हो गया और वो हो गया। खुद रोज सुबह सुबह ये काम करते हैं जी। पानी फ्री, बिजली फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री, अब फ्री में पॉल्यूशन मिला। थोड़े दिन पहले हमने माँ यमुना का हाल देखा था, अब हवा में सांस लेने का हाल खराब हो गया। भाई दिल्ली वालों को सब फ्री मिलना है। अब दिक्कत ये है कि भाई अस्थमा हो गया तो सरकारी हॉस्पिटल का हाल मैंने आपको बता दिया क्या है। अब एक मुद्दा जो इस समय दिल्ली के अंदर पूरा छाया हुआ है वो है शराब के ठेकों का मुद्दा। भाई शराब प्राइवेट कर दी, कोई दिक्कत नहीं, सरकार का काम थोड़ी ना सरकार शराब बेचना। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरी सोच है ये, पार्टी की नहीं, मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन वो शराब बिकनी कहाँ चाहिए? क्या आपके घरों के बीच में बिकनी चाहिए? क्या आपके घरों के अड़ोस पड़ोस में बिकनी चाहिए? स्कूलों के आमने सामने बिकनी चाहिए? सरकार क्या क्या रही है? 20-20 फुट की सड़कों के ऊपर शराब के ठेके दे रही है सरकार। क्यों दे रही है भाई? क्या कारण है? तिवारी जी नमस्कार। क्या कारण है, क्यों दे रही है भाई? ये ठेके क्यों दिए जा रहे हैं? शराब माफिया इस सरकार को चला रहे हैं, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। उत्तम नगर के रहने वाले लोगों के लिए तो कोई नई बात है ही नहीं, ये तो सब जानते हैं उत्तम नगर में शराब माफिया कौन, नाम बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत यह है, क्या केजरीवाल अब उस माफिया के थ्रू चल रहा है? पॉइंट छोटा सा ये है, क्या केजरीवाल शराब माफिया के थ्रू चल रहा है? क्या मतलब क्या है ये? केजरीवाल जैसा IIT बंदा, IIT शराब माफिया चला रहा है उसको? अरे बस करो तिवारी जी, बस करो, इतना नहीं, बस 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 बस, अरे मान जाओ, बस करो तिवारी जी। तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अभी तक शराब चोरी छुपे पीते थे यूथ, अब खुल के पिएंगे। परिवार के झगड़ों की कलह का कारण था, अब घर के पास में ही है तो दूर जाने की ज़रूरत नहीं। परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी, भाई पिंक ठेके खुलेंगे, 30% शराब महिलाओं को सस्ती मिलेगी। मतलब क्या? जेंडर इक्वालिटी का नाम लेते थे भाई, जेंडर इक्वालिटी। कहाँ है जेंडर इक्वालिटी? इस जेंडर इक्वालिटी के साथ साथ एक और चीज़ आपको बताऊं भाई, वो 1,000 रुपये महीना पंजाब में देने जा रहे थे। कहाँ? पंजाब में 1,000 रुपये महीना ये दे रहे थे, किसको? लड़कियों को, महिलाओं को। आपको एक ऐसा डाटा बताऊंगा, आप हिल जाएंगे सोच के। शीला दीक्षित के टाइम पे एक लाडली योजना शुरू हुई थी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, सब में, पूरी दिल्ली की लड़कियों के लिए। अब पता क्या होता है, जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं ना तो ऐसा लगता है यार वही बहुत बढ़िया थी। जैसे लोग आजकल कहते हैं ना, मोदी का इस्तीफा मांगना बंद कर दिया लोगों ने। क्यों बंद कर दिया? उन्हें पता है योगी जी आ गए तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, तो इसलिए मोदी जी का इस्तीफा मांगना उन्होंने बंद कर दिया। तो अब जब हम केजरीवाल से शीला को कंपेयर करते हैं तो पता लगता है कि भाई वही बढ़िया थी भाई। उसका कारण बताता हूँ। देखो, रिजल्ट तो शीला के टाइम पे 98-99% आए ही करते थे, इसके आते ही 70% से नीचे तक गिर गया रिजल्ट, ये तो आपको पता ही है। दिल्ली के स्कूल में बच्चों बढ़ने की जगह दिल्ली के स्कूल में बच्चे कम हो गए, ये भी आपको पता। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो शायद किसी ने ना बताई हो, ना आपको पता चलेगी। क्योंकि गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया बीजेपी वालों का मीडिया, वो थोड़ी ना ऐसी अच्छी बातें इसके बारे में बताएगा, है ना। क्योंकि आप लोगों की अकल पे तो एक पर्दा डाला है कि मीडिया तो सारा बिका हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, शीला दीक्षित जब छोड़ के गई थी तो दिल्ली के अंदर 1,40,000 कन्याओं को लाडली योजनाओं का लाभ मिल रहा था। कितना? 1,40,000।
और आप जानते हैं अब कितनी कन्याओं को ये लाभ मिल रहा है? मात्र 30,000 कन्याओं को ये लाभ मिल रहा है। लाडली योजना को गायब कर दिया। कन्याओं को ये 1,000 रुपये पंजाब में बांटने की बात करता है, दिल्ली की बच्चियों के पैसे गायब कर दिए। योजना धीरे धीरे साफ कर दी। लोग नाम भूल गए उस योजना का जिससे बच्चियों को पैसा मिलता था। आप सोचिए। और बताता हूं, ये अभी पिछले 3-4 दिन से फुल पेज 8-8 4-4 लाख रुपए का विज्ञापन फुल पेज का जो आ रहा है जी, स्टूडेंट्स को हमने एंटरप्रेन्योर बना दिया, 50,000 रुपये दिए, 60,000 रुपये दिए, बच्चों को हमने 4 लाख रुपए 4 करोड़ बांट दिए हमने। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पिछले साल कोरोना का साल था, 2-4 महीने ही पढ़ाई हुई थी। दिल्ली सरकार ने क्लियर कट बताया है भाई हम पे स्कॉलरशिप देने के पैसे नहीं है, हमने स्कॉलरशिप देनी बंद कर दी। पिछले साल हमने कोई स्कॉलरशिप नहीं दी, 1 रुपए की स्कॉलरशिप दिल्ली सरकार नहीं दे पाई। और ये बात करते हैं हमने 50,000 रुपये दे रहे हैं। ये सारे टीवी के एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, फिल्म की शूटिंग करते हैं। केजरीवाल के घर का जो कंपाउंड है ना, उसमें सारी शूटिंग की जाती है। ये कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाजी है। दिल्ली में 5 स्कूल तैयार कर रखे हैं जिन पे ये सारा ड्रामा करते हैं। वास्तविकता में जाइए मोहन गार्डन के टीन वाले स्कूल में, दिखाइए कौन से ब्लास्टर तैयार हो रहे हैं और कौन से मेंटर वहाँ पे आए हुए हैं। जाइए उत्तम नगर के नंबर 1, 2, 3 स्कूल के अंदर क्या बन रहा है वहाँ पे, कौन से ताजमहल से बच्चे निकल रहे हैं, 70-70, 60-60, 75-75 बच्चे एक एक क्लास में हैं। कौन सा वहाँ पे क्या मिल रहा है? ऐसी मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड इसकी इतनी डिटेल दे सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बट दिक्कत यह है, यहाँ सोच सारी गड़बड़ है। मैंने जो शुरू किया था वीडियो वो सोच पे ही किया था। हम गुलाम क्यों हुए? अरे मुट्ठी भर मुगल आके हमें गुलाम कर गए, मुट्ठी भर अंग्रेज आके हमें गुलाम कर गए। कैसे कर गए, क्यों कर गए? सोच, फ्री वाली सोच। 2 पैसे का अपना लाभ होना चाहिए, अपना फायदा होना चाहिए। भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए देश, भाड़ में जाए दुनिया। और इसके पीछे 2 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, एक एजुकेशन, दूसरी फिल्में। ये फिल्मों ने और एजुकेशन ने हमारा माइंड इतना करप्ट कर दिया कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिल्मों ने ये दिखा दिया नेता सारे करप्ट होते हैं, किसी के फायदे का कोई काम नहीं होता। अरे भाई मैं तो ये देख रहा था कि अगर हमारे देश में आज 1,125 करोड़ वैक्सीन लग गई। किस देश में? भारत देश में। समझते हैं आप कितनी बड़ी बात है? वो भी वो वैक्सीन जो बाहर से नहीं खरीदी गई, वो भी वो वैक्सीन जो खुद डेवलप की है। आप सोचिए, ये तो गर्व की अनुभूति है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता, एक मीडिया चैनल नाम नहीं लेता। यूरोप बर्बाद हुआ पड़ा, अमेरिका बर्बाद हुआ पड़ा, रशिया बर्बाद हुआ पड़ा, अफ्रीका बर्बाद हुआ पड़ा, और आप यहां पे चैन से हमारे साथ FB लाइव देख रहे हैं बिना टेंशन के। क्यों? 125 करोड़ वैक्सीन किसी देश में लगना मायने रखता है, वो भी भारत जैसे देश में। लेकिन किसी को इस चीज का गर्व नहीं है। हाँ, गर्व क्या है? अरे यार, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया भाई। ठीक है, चला गया, मैं भी मानता हूं ज्यादा चला गया। अरे भैया, उसमें स्टेट की तो कोई देनदारी नहीं होती। स्टेट के हिस्से में से भी तो पैसे कम करा लो, सब कुछ मोदी कराएगा। वैक्सीन तुम्हें मोदी देगा, राशन तुम्हें मोदी देगा, हाईवे तुम्हारे मोदी बनाएगा, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मोदी देगा, सबके खातों में 500-500 रुपये मोदी डाल रहा है जनधन के अकाउंट में, किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मोदी दे रहा है, सब कुछ मोदी कर रहा है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? एक चीज बता दो, दारू बेच के, पेट्रोल बेच के पैसा इकट्ठा करना, बस। एजुकेशन के नाम पे 0, स्वास्थ्य के नाम पे मोदी के सिर पे ठीकरा। मतलब अरे भाई, कब समझोगे, कब ज्ञान आएगा? फेडरल स्ट्रक्चर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, एजुकेशन इज स्टेट सब्जेक्ट। व्हेन विल यू आस्क दीज क्वेश्चंस? कब पूछोगे ये सवाल? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछना। IIT वाला बंदा भाई, IIT बंदा कुछ भी कर सकता है। दिल्ली में सब चीजें गायब करके पंजाब को सब दे सकता है।
कहाँ से देगा भाई? कैलकुलेशन देख रहा था मैं, पंजाब का बजट जितना घाटे में चल रहा है ना, अगर गलती से जो जो इसने प्रॉमिस किया केवल 1,000 रुपये वाला ही पूरा कर दे, ज़्यादा नहीं कहूँगा, तो समझ लो वो पंजाब पूरी तरह से डूब जाएगा। पता है, बड़ा आसान होता है वादा करना। कांग्रेस ने राजस्थान में वादा किया था 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 8,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, आते ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में 3 साल बीत गए। बेरोजगारी भत्ता तो दूर, बेरोजगारी इतनी बढ़िया कर दी कि कुछ कह नहीं सकते। तो वही हाल इस व्यक्ति का है। पिछले कोई सवाल पूछेगा दिल्ली सरकार ने कितनी नौकरी दी आज तक, 6 साल में कितनी नौकरी दी, सरकारी नौकरी कह रहा हूँ जी। और कॉन्ट्रैक्ट का डाटा अगर मैं आपको दिखा दूं ना, कॉन्ट्रैक्ट के डाटा में और ओरिजिनल रेट्स में क्या अंतर है, आप हिल जाएंगे। जमीन के नीचे से ज्वालामुखी निकल आएंगे इस देश में, जो कि हमारी जमीन ऐसी नहीं है। 66,000 जिसकी तनख्वाह बनती है ना गवर्नमेंट की, उसे कॉन्ट्रैक्ट में ये 15-16 हज़ार रुपये मिल लेते हैं। दिल्ली सरकार का बता रहा हूँ मैं डाटा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखते हैं। और उसमें भी एक और चीज़ है, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनी है ना, वो जी 23-24 हज़ार रुपये लेती है, 5-6 हज़ार उसका कमीशन होता है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली कितना कमीशन लेते होंगे ये और सोच लीजिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल आजकल, एक पर्यावरण बस सेवा चल रही है जी, शटल बसेस जो थी, जितनी आपकी जो एनसीआर में चलने वाली बसेस थी, वो सारी की सारी पर्यावरण सेवा में लगा दी। उसमें कितनी सवारी बैठी होती है जी? 2। क्यों? उसमें इतने छोटे छोटे से फ्लैक्स लगा रखे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता ये डीटीसी की बस है। अरे भैया, गरीब अनपढ़ आदमी को क्या पता चलना है कि ये डीटीसी है, प्राइवेट बस है? किसी की हिम्मत नहीं होती उन चार्टर्ड बसों में चढ़ने की। उस पर इतना सा स्टिकर लगा दिया जी, ये पर्यावरण बस सेवा। खाली बसें चले जा रही हैं रोड के ऊपर। अरे मूर्खों, तुम पॉल्यूशन कम कर रहे हो, बढ़ा रहे हो? उसको तो तुम पूरा पेमेंट कर ही रहे हो ना पर्यावरण बस सेवा के नाम पे। अंदर तो वो बसें खाली हैं, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, सुबह रोज देखता हूं। अब दिल्ली में इससे ज़्यादा डेवलपमेंट की आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए वोट दिया होता तो बात थी। वोट तो दिया भाई 200 यूनिट फ्री, 20,000 लीटर पानी के लिए। अब जितने भाई लोग देख रहे थे मेरी इस लाइव को, ईमानदारी से बता देना भाई, किसका बिल नहीं आता और किसके यहाँ पानी का बिल नहीं आता। अगर पानी आता है तो, पानी तो मैक्सिमम के आपके लोगों के आता है, मेरे यहीं समस्या थी, ठीक है ना। तो बिल किसके नहीं आता? जिसके पानी नहीं आता उसका बिल नहीं आता भाई, बस ये अंतर है। मैंने तो आज भी जल बोर्ड से करीब 127-28 रुपये लेने ही है, देना कुछ नहीं है मैंने, उसका फालतू ही दे रखे मैंने। तो समस्या जहाँ थी वही है और वैसी ही रहेगी। क्यों? लोगों की सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, जानकारी स्पष्ट रही होगी। और कुछ एक चीज़ें अभी मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, और अगला वीडियो पॉलिटिक्स से बिल्कुल रिलेट नहीं करेगा। और उस दिन मैं आपको बॉलीवुड ने किस तरीके से पुराने टाइम से, अमर अकबर एंथोनी से भी पहले से उर्दू वुड का नाम लिया, उर्दू वुड बदला, वो बताऊंगा किस टाइम ऐसा हुआ था, कैसे कैसे धीरे धीरे। और वो जो एक आमिर खान का गाना था ना जी, आपको एक छोटा सैंपल दे रहा हूँ। आमिर खान का लगान में एक गाना था भगवान की डिवोशन का, अगर आप उसे ध्यान से सुन ले तो आज जावेद अख्तर ने उसमें भी अपनी छाप डाल के छोड़ी है। उसमें एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो भगवान से मेल ही नहीं खाता। बताऊंगा अगले वीडियो में। आई एम प्रिपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। मैं उस पर बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो डाटा, फिल्म का नाम, फिल्म के अंदर क्या डायलॉग था, क्या सीन था, क्या गाना था, ये सारा लिखना बड़ा हेक्टिक काम है। तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं अच्छी तरह से बना करके आपको पूरा दूंगा। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, फिर भी दूंगा, और FB लाइव पे ही दूंगा। यूट्यूब चैनल मेरा वही है, शोभित SD शर्मा के नाम से। ये वीडियो मैं उस पर भी डालूंगा, अगला वीडियो भी डालूंगा।
लेकिन उस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे इन्होंने किस तरीके से धर्म को, हमारी सोच को करप्ट किया और जो एक सेकुलरिज्म नाम का कीड़ा है वो डाला। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। महादेव सब पे कृपा बनाए रखें। कल बच्चों का पेपर है, उनका भी कुछ भला हो, उम्मीद यही है। शुभ रात्रि, नमस्कार। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल शोभित एस टी शर्मा के नाम से। धन्यवाद।